28 फरवरी को अचानक डिप्लोमेटिक जो बातचीत हो रही थी ईरान और यूएस के बीच, उसको धता बताते हुए इजराइल ने पहले अंदेशे में, आक्रमण की आशंका में आक्रमण कर दिया और उसके एक ही घंटे बाद अमेरिका ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो इस आक्रमण में शामिल है। सबसे खराब बात यह हुई कि बड़ी आसानी से इनकी मिली जुली फोर्सेस के इंटेलिजेंस के आधार पर उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई साहब को टारगेट किया और उन्हें सक्सेसफुली मार दिया गया। इसके बाद की घटनाक्रम में मुझे ऐसा लगता है कि यूएस ये सोच रहा था कि जैसे ही सर्वोच्च नेता की मृत्यु होगी वैसे ही ईरान बातचीत की टेबल पर दोबारा आ जाएगा और ईरान में रजा शाह पहलवी जो वहाँ के पूर्व शासक हैं, उनके बेटे जो अमेरिका में हैं, उनको आमंत्रित कर लिया जाएगा और बहुत आसानी से सत्ता परिवर्तन संपन्न हो जाएगा। लेकिन 1 मार्च और आज 2 मार्च यानी युद्ध के तीसरे दिन ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। अली खामनेई नहीं रहे, लेकिन उनका उत्तराधिकारी एक प्रोसीजर जो है ईरान में उससे चुन लिया गया और इतनी जल्दी कोई निर्णायक सफलता भी नहीं मिली, बल्कि जितने भी मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगी देश हैं जहां उन्होंने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं, उन सब पे ईरान ने वहां 27 सैनिक छावनियां जो यूएस की हैं मध्य पूर्व में, उन पर ईरान ने बहुत ही पहले कर्कश हमला बोला है। और दुबई वगैरह में तो सिविलियन इलाके, कतर में, दुबई में भी डैमेज हुए हैं, नुकसान पहुंचा है। अब ये गलती से पहुंचा है, सिर्फ सैनिक अड्डों को हिट करना था, या फिर ये कि एक कहते ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो एक मानसिकता होती है जिसमें कि आपने इतने दिनों से, अभी आपने 8 महीने पहले हम पर हमला किया और 12 दिन के युद्ध के बाद फिर 8 महीने तक बातचीत के टेबल पर आए हम लोग और बातचीत प्रोग्रेस हो रही थी, ऐसा कहा ओमान के विदेश मंत्री ने, और अचानक बिना किसी को बताए, बिना किसी खास उकसावे के आपने हमला कर दिया। तो ऐसे में कि भाई जब आप तय कर चुके हैं कि आप हमारे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे में हमारे पास भी जो विकल्प है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और अब यही हो रहा है कि बहरीन पर, कुवैत पर, सऊदी अरब में, यूएई में तो खास तौर पे अबू धाबी और दुबई दोनों में ही बड़े पैमाने पर नुकसान जारी है और सिविलियन, इसमें नागरिक लोगों, नागरिक संपत्तियों और उन पर भी हमला हो रहा है। तो युद्ध का दायरा बढ़ता दिख रहा है। मैंने ईरान का इतिहास, पश्चिम एशिया का इतिहास के जो सबक है मैं 1 मिनट में कह दूं कि ईरान कोई लैटिन अमेरिका का देश नहीं है और लंबे समय से वो ये संदेश देता रहा है कि वो धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। और एक तरह से देखें तो ठीक है कि अभी रूस इस युद्ध में अनुपस्थित दिख रहा है और यूक्रेन और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 4 सालों में वो लगभग एग्जॉस्टेड है, वरना ये लड़ाई ईरान के पीछे से रूस भी लड़ना चाहता, क्योंकि मैं अगर इतिहास में जाऊं तो 1925, 1920 में, 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद ब्रिटेन और रूस दोनों ने ईरान को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश की और उस समय ईरान में काजार वंश का शासन था और इस वंश के शासन के दौरान तेजी से ईरान लगभग व्यवहारिक रूप में 3 हिस्सों में बढ़ गया था।
एक जो रूस से लगने वाला इलाका था, उसका एक बड़ा हिस्सा ईरान का, जो रूस से जहां बॉर्डर लगते थे वो रूस के प्रभाव का क्षेत्र बन गया था। बीच में जो सेंट्रल तेहरान के आसपास का इलाका था वो ईरानी काजार वंश के कंट्रोल में था। और इधर भारत की तरफ से अगर आप गौर करें नक्शे पे, तो 1947 तक तो पाकिस्तान के आज जहां बॉर्डर है अफगानिस्तान के पास, वहां तक ब्रिटिश इंडिया ही थी। ब्रिटिश इंडिया कुछ अर्थों में अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक भी उसकी पहुंच थी। उसके बाद ईरान आता है। तो ये जो हिस्सा अफगानिस्तान से बॉर्डर लगते थे, वो वहां से एक लंबे हिस्से तक ब्रिटिश इंडिया से संचालित होने वाले सरकार का प्रभाव क्षेत्र था। और 1917-18 में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो रूस की जारशाही की सरकार का पतन हो गया और जो निवेश और जो प्रभाव क्षेत्र जारशाही सरकार ने बना रखा था ईरान में, उसको भी ब्रिटेन को लेने का मौका मिल गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1926 में, 1925 में कहें प्रिसाइजली, तो एक ईरानी सेना के एक मतलब बहुत खास नहीं, बहुत सामान्य से अधिकारी को ब्रिटेन ने बैकिंग करी और इस अधिकारी का नाम था रजा खान। और उन्होंने रजा खान को इतना सपोर्ट किया कि उसने काजार वंश के शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें अपदस्थ करके सरकार पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से 1925 में रजा खान, जो वहां पहले सेनापति था या सेना का एक अधिकारी था, वो ईरान का शाह बन गया। जब वो शाह बना तो उसने धीरे धीरे करके ईरान पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की और इससे ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों को थोड़ा नुकसान या उनके पूरी तरह उनके मन के अनुकूल शासन नहीं चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के दौरान 1941 में रजा खान, जो रजा शाह हो गए थे और उन्होंने पहलवी राजवंश की स्थापना की थी, उन पर यह दबाव डाला गया कि वह अपने पुत्र को अपनी सत्ता सौंप दें और खुद निर्वासन में चले जाएं। और उनके पुत्र थे रजा शाह पहलवी, जिन्होंने 1941 से लेकर इस्लामिक रेवोल्यूशन होने तक ईरान में शासन किया और ईरान को पश्चिमी तर्ज पर एक अत्याधुनिक देश बनाया। और ईरान जबकि परंपरागत रूप से आप देखें तो ईरान सत्ता मतलब साहित्य धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा, खासतौर पे शिया धर्म का। मुस्लिमों में, इस्लाम में शिया जो सेक्ट है उसका वो देश रहा है और फारस इसे कहा जाता था। इसका नाम रजा शाह पहलवी के जमाने में पर्शिया से बदलकर ईरान किया गया। पर्शिया अंग्रेजी में कहते थे और हिंदी में हम लोग उसको फारस कहते थे। और पारसी मतलब इस्लाम के भी आने से पहले पारसी लोग जो भारत में भी बसे हुए हैं, उनका ये देश था। और वहां से फिर इस्लाम आया तो ये लोग भाग के भारत आ गए। पूरे मध्यकाल के दौरान भी भारत के फारस से बहुत अच्छे संबंध रहे। तो हमारे ये परंपरागत दोस्त थे। हिंदुस्तान में भी बड़ी आबादी है मुस्लिम्स की और उसमें शिया करीब 15% शिया आबादी। तो एक तरह से 2014 के बाद हमने अपने परंपरागत दोस्तों को छोड़ा है और जो हमारे दोस्त नहीं थे उनसे हाथ मिलाया है। और आप याद करिए तो 25 और 26 फरवरी को इजराइल में थे, जबकि इस हमले की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी, पहले से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारे इंटेलिजेंस कोई इनपुट नहीं था हमारे पास कि इस तरह का कुछ होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री ने दौरे के लिए ये वक्त चुना। तो एक तरह से भारतीय डिप्लोमेसी की एक करारी हार है और आज के समय में हमारी ऊर्जा जरूरतें जो सबसे करीब से ईरान पूरी कर सकता था, हम उससे नहीं ले रहे हैं।
हम अमेरिका के कहने पे हम रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। और देखिएगा, अगर ये युद्ध कहीं 1 महीने खिंच गया, जैसा आज ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा है, तो मुझे लगता है कि हम सब के ऊपर भी इस युद्ध का, आज हमको लग रहा है, तमाम लोगों को हिंदुस्तान में लग रहा है कि इसका हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको 1 महीना अगर ये युद्ध चल गया तो निश्चित तौर पे हर भारतीय को इस युद्ध की गर्मी अपनी जेबों में महसूस होगी, जब उसकी जेब के पैसे चलने लगे।